तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आपका जो पेपर होने वाला है, ड्रामा एंड आर्ट इन द एजुकेशन ईपीसी सेकंड का जो आपका पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट आपको रिवीजन करवाने वाला। कौन सा पेपर होगा? ड्रामा एंड आर्ट्स का जो पेपर होगा, कल आपका पेपर देखने को मिलेगा। इससे संबंधित सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका रिवीजन करवाने वाला हूं। सभी बच्चों से वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मात्र 500 बच्चे बच्चे में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, अपने 25,000 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। साथ के साथ ये पीडीएफ टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर आपके सामने ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, मानव जीवन में सौंदर्य बोध एस्थेटिक सेंस के अर्थ व महत्व के बारे में बताइए। तो मानव जीवन में सौंदर्य बोध क्या होता है? कोई भी चीज को देखते हो, गुलाब को आपने देखा, आपके अंदर में उसकी खूबसूरती को देखकर क्या भावना आती है कि वाह क्या खूबसूरत चीज है। चांद को देखते हो, सुबह सुबह सूरज उगता है, उसकी लालिमा को देखते हो, आपके मन में क्या आता है कि वाह क्या शानदार मौसम आपके सामने। तो इसी को सौंदर्य बोध के नाम से जाना जाता है। और इसका मानव जीवन में क्या बोध होता है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सौंदर्य बोध का अर्थ केवल किसी वस्तु की बाहरी सुंदरता को देखना नहीं, बल्कि प्रकृति, कला और मानवीय व्यवहार में छिपे सामंजस्य, लय व संतुलन को पहचानने की एक आंतरिक क्षमता के नाम से जाना जाता है। मतलब सौंदर्य बोध सिर्फ यही नहीं होता है कि आप कोई भी चीज की बाहरी सुंदरता को देख रहे हो, समझ में आ गया? जैसे कोई मनुष्य है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है ना, समझ में आ गया? कैसा बोलता है, ये सब चीजें ही आपके सामने कोई भी व्यक्ति की सुंदरता नहीं होती है। जो बाहरी रूप से आपको किसी चीज को देखकर पहचानते हो, वो आपके सामने सौंदर्य बोध नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसे रहता है, वो जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अपने आसपास के लोगों में कैसा संतुलन बैठा पाता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने सौंदर्यता के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो आंतरिक भावनाएं आती हैं, आंतरिक क्षमता होती है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने सौंदर्य बोध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सौंदर्य बोध के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य की वो संवेदनशीलता होती है जो उसे कार्यात्मक मूल्यों की सराहना करने व स्वयं को रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करती है। क्या होता है भाई आपके सामने? यह मनुष्य के अंदर एक आपके सामने हर आदमी के अंदर जो भावनाएं होती है ना, जो संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता क्या होती है? जब आप भाई किसी भी पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को देखते हो तो आपके मन में होता है कि भाई मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। समझ में आ गया? आपको दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द को समझ सको, उसकी खुशियों में शामिल हो सको, दूसरों के प्रति घृणा का भाव नहीं रखो, उसी को संवेदनशीलता के नाम से जाना जाता है। तो यही है भाई आपके सामने, आप खुद को रचनात्मक बनाकर रखते हो, दूसरों के प्रति अगर आप संवेदनशील हो, उसी को सौंदर्य बोध के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अजीबोगरीब सब्जेक्ट है। देखो, अगर आपके पास अगर आंतरिक क्षमता है चीजों को समझने की गहराई से, तो यह पेपर बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ज्यादातर चीजों को रटने पर विश्वास या जोर देते हो तो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन समझाकर चलेंगे तो आप बहुत आसानी से पढ़ लोगे। मानव जीवन में सौंदर्य बोध का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि व्यक्ति में मानसिक और भावनात्मक जीवन से समर्थ बनाता है। भाई कभी भी आप देखो, आपने कभी किसी जानवर को सस्ते हुए नहीं देखा होगा, उसको खुद को संवारते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मनुष्य ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमारा जीवन अरोत परोत होता है। हम कोई फैसला लेते हैं मानसिक रूप से, भावनाओं से, तो हमें हमारे सौंदर्यता का भावना और ज्यादा निकल कर आती है। भाई किसी ना किसी हर व्यक्ति खुद को क्या करता है, आपके सामने सौंदर्य से जोड़कर जरूर देखता है। आज के मशीनी और तनावपूर्ण जीवन में सौंदर्य बोध मनुष्य की आत्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। आज की टेक्नोलॉजी के तकनीकी के युग में आपके सामने क्या भाई, आपके सामने अगर सौंदर्य बोध, आप खुद को स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से खुद को शांति प्रदान करते हो, तो इससे क्या होता है भाई, आपको शांति मिलती है। सौंदर्य का अर्थ है कि आपके अंदर चलने वाली जो लड़ाई होती है, आपके अंदर जो अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहते हैं ना, जैसे आप कल पेपर देने जाओगे, आपके मन में चल रहा है कि मेरा पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, कॉलेज वाले क्या बोलेंगे मेरे को, कैसी ड्रेस पहन के चलनी चाहिए, इस प्रकार के जो आपके विचार चल रहे हैं, वो विचार कहीं स्थायित्व में आ जाए, उनमें आप उसी को आपके सामने क्या बोला जाता है, सौंदर्य बोध के नाम से जाना जाता है।
शिक्षा के क्षेत्र में वह छात्रों की कल्पनाशीलता व रचनात्मकता का, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी बच्चा है उसके अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं उसके दिमाग में आती हैं, उसकी रचनात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे विकसित होती है। जब एक छात्र सौंदर्य बोध से परिपूर्ण होता है तो वो अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूर्ण और शुद्धता के साथ कर पाता है। मतलब अगर कोई आदमी और अधिक रचनात्मक तरीके से कोई बच्चा सोच पा रहा है, खूब आपके सामने कल्पनाशील व्यक्ति है, तो क्या होगा, वो कोई भी काम करेगा उसको बहुत ही बेहतरी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। यह व्यक्ति में सहानुभूति और संवेदनशीलता को विकसित करता है। क्या करता है भाई, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसकी सेंसिटिव बनाने में उसको मदद करता है, जिससे वह समाज और पर्यावरण के प्रति क्या होता है, और अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। समझ में आ गया। देखो कोई सीधी सीधी बात है, जो कोई भी व्यक्ति भावनात्मक इन्हें बाहर नो थे ड्रेसिंग सेंस देख लियो कि वाह के कपड़ा पहन रखे, के घड़ी पहन रखी है, के बोल है, उस चीज की बात कौन करेगी। पूरा सौंदर्य बोध की बात है कि कोई व्यक्ति है ना कितना समझदार है, कितना भावनात्मक रूप से मजबूत है ना, कितनी दूसरा का प्रति अच्छी भावना रखा है, उन्हीं सौंदर्यता का रूप में दिखाई गई। समझ में आ गई थे। देखो वो सौंदर्य को न्यूर है। अगले वाला पॉइंट है कला साहित्य और शिक्षा के बीच में संबंधों के बारे में बताइए। कला साहित्य और शिक्षा एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, कला शिक्षा और साहित्य है वो एक दूसरे के क्या भाई, आपके सामने पूरक हैं। एक सभ्य समाज का निर्माण आधारभूत भूमिका निभाते हैं। तो चाहे कला हो, चाहे साहित्य और चाहे शिक्षा हो, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और एक जब समाज का निर्माण होता है तो तीनों के तीनों का कहीं ना कहीं कुछ, चाहे आपके सामने कला हो, चाहे साहित्य और चाहे शिक्षा हो, सबका आपके सामने थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो भी पीता वो दौड़ता है। समझ में आ गया। साहित्य कोई समाज को उसके पूर्वकालीन या आधुनिकता में आपके सामने जुड़ाव करने का काम करता है। क्या करता है कि पहले के समय कैसा हमारा समाज था, आज हमें क्या बदलाव करना चाहिए, या हमारे समाज में क्या कमियां हैं, उसको बताने का काम करता है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने का काम किसका है, साहित्य और कला का काम है। भाई तो एक बात बताओ, बढ़िया अगर चीज देखोगा, बढ़िया मूवी देखोगा, बढ़िया अगर किताबें पढ़ोगा, तारे समझदारी अपना भी उत्पन्न हो जाओगी। समझ में आ गई। तो यही बात है। कला जहां भावनात्मक के दृश्यों को क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। कला क्या करती है, अपने जो फीलिंग होती है उनको इमेज दृश्यों के माध्यम से क्या करती है, आपके सामने दिखाने का काम करती है। भाई नाटक देखा होगा, मूवी देखी होगी, वह कला का दरिया में। वही साहित्य विचारों की अभिव्यक्ति को शाब्दिक अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है, कला तो दृश्य के माध्यम चीजों से दिखाती है। मतलब भाई टीवी पर जो भी चीज देखो न थे वह कला के अंतर्गत आवा है। और कोई भी किताब को भी पढ़ो, किताब पढ़ी, कोई नाटक पढ़ो, वो की अंदर आवा आपका सामने साहित्य के अंदर। समझ में आई। तो कोई भी व्यक्ति का मन में कोई विचार आया, ते कोई शायरी लिख दी, ते कोई कहानी लिख दी, बस साहित्य के अंतर्गत आओ। तो कोई भी व्यक्ति के विचार अपने विचारों के शाब्दिक माध्यम से बताता है, उसको साहित्य के नाम से जाना जाता है। शिक्षा इन दोनों को अनुशासित व परिष्कृत करने का माध्यम होता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप शिक्षित नहीं हो, तो ना तो आप अच्छा साहित्य लिख पाओगे, ना अच्छा आप कला को लिख पाओगे, ना लिख पाओगे, ना समझ पाओगे। समझ में आ गया ना। अच्छा कलाकार बनने के लिए पहले अच्छा दर्शक बनना पड़ता है। तो अच्छा साहित्यकार बनने के लिए अच्छा पाठक बनना पड़ेगा। अच्छा पाठक जब बन पाओगे जब आप अच्छे शिक्षा ग्रहण की होगी, आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, अच्छे पाठक बनोगे और अच्छे लेखक बनोगे आप। इनका संबंध त्रिकोणीय है। साहित्य छात्रों को भाषा, संस्कृति व नैतिक मूल्य का ज्ञान देता है। क्या होता है, अच्छा साहित्य बच्चों को भाषा का ज्ञान देगा, उन समय की संस्कृति कैसी उसके बारे में देगा, और संस्कार के बारे में ज्ञान देने का काम करता है। जबकि कला उन्हें मूल्यों को रचनात्मक रूप से प्रदान करने का काम करती है। आपके विचार हैं उनको आप दृश्यों के माध्यम से, कलात्मक या रचनात्मक माध्यम से जब आप पूरी दुनिया के सामने रखते हो, उसी को कला कहा जाता है। भाई कोई एक व्यक्ति जिसने कहानी लिखी और उसी को कहानी को एक्टिंग के माध्यम से आपने पर्दे पर दिखा दिया, वो कला है। समझ में आ गया। तो किसी भी चीज को रचनात्मक ढंग से प्रकट किया जाता है, उसको कला के नाम से जाना जाता है। कला के बिना शिक्षा और साहित्य का संरक्षण संभव नहीं है। बिना शिक्षा के ना तो आप कला में परिपूर्ण हो पाओगे, ना ही साहित्य में परिपूर्ण हो पाओगे। दोनों के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। कला व साहित्य के बिना शिक्षा नीरस व शुष्क हो जाती है। कला व साहित्य के बिना ना शिक्षा कोई महत्व है, ना आपके सामने और कोई चीज का। तो आपके सामने क्या है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। यूनिट नंबर 2 की बात करें, दृश्य कला शिक्षा में अधिगम का जो पेपर होने वाला है, खेल प्ले को परिभाषित कीजिए, नाटक शिक्षा में इसके महत्व को बारे में बताइए। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
खेल को परिभाषित कीजिए, नाटक शिक्षा में इसके महत्व के बारे में बताइए। तो खेल क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है, और नाट्य शिक्षा में इसका क्या महत्व होता है उसके बारे में भी बताना है। शिक्षा के संदर्भ में खेल एक ऐसी स्वैच्छिक क्रिया होती है और एक आनंदमय गतिविधि होती है। देखो सीधी सीधी बात है, बालकपन में थे भी कदे न कदे कुटाई जरूर खाई होगी घर का कोनो खेलन का चक्र में। क्यों? क्योंकि थान खेलन में बढ़िया लगा करता। समझ में आ गया? तो खेल एक हर व्यक्ति अपने मन से करना चाहता है और एक बहुत ही शानदार और आनंद में आपके सामने घटना है, जिससे बालक बिना किसी बाहरी दबाव के स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेता है। बच्चे पर आपको जरूरत नहीं, जैसे पढ़ाई के लिए आपको घर वालों ने बार बार टोका होगा, लेकिन खेलने के लिए कभी नहीं टोका ना, आप बिना कहे आपके सामने खेलने लग जाते हो। तो यही है, कोई भी बच्चा जब आपके सामने बाहरी किसी दबाव के स्वेच्छा से कोई कार्य करता है उसी को खेल के नाम से जाना जाता है। खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सीखने की एक सक्रिय क्रिया भी होती है और गतिशील माध्यम भी होता है। खेल का अर्थ यही नहीं है कि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हो। जब आप खेलते हो तब आप कोई भी प्रेशर सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो ये पता चलता है आपको टेक्निकल और टैक्टिक्स का पता चलता है। आपका दिमाग सक्रिय रूप से आपके सामने क्या करता होता है, सोच रहा होता है सामने वाले को किसे कैसे खेलना अपने को बेहतर। समझ में आ गया? तो एक बच्चा लगातार उस प्रक्रिया में सीखता है। तो हर व्यक्ति को या हर बच्चे को जीवन में खेल में हिस्सा लेना आवश्यक होता है और हर उम्र में लेना चाहिए। आप भी खेलना मत छोड़ो भाई, जीवन में खेल का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। जीवन का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। नाट्य शिक्षा में खेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से ही नाटक की नींव पड़ती है। जब बच्चे डॉक्टर मरीज या शिक्षक छात्र खेलते हैं, जब आप बच्चे थे तब आपने भी गुड्डा गुड्डी का खेल खेला होगा, खेला ना? डॉक्टर मरीज का खेल खेला होगा, शिक्षक छात्र का आपके सामने, आप स्कूल में गए होंगे, सबसे पहले टीचर ने आपको प्रेयर कराई होगी, आप भी घर पर आके आपके सामने आपके जितने भाई बहन सब कुछ वो सावधान खड़ा कर दिया होगा। कभी आपने भी ऐसे खेल खेले होंगे जब बच्चे थे वो आपके सामने, या आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको इस प्रकार के खेल आपने खेलते हुए देखा होगा। तो यही इस छोटे छोटे गतिविधियों खेलों के माध्यम से बच्चे के अंदर क्या है, नाटक की जो कला वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो वे अनजाने में ही भूमिका निर्वहन रोल प्ले कर रहे होते हैं। यह नाटक शिक्षा छात्रों की आत्मविश्वास पैदा करती है, और ये जो छोटे छोटे नाटक कराए जाते हैं यही बच्चों के अंदर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने का काम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने का काम करते हैं। उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण समझने में मदद करती है कि दूसरे कैसे चीजों को समझते हैं, दूसरे वाला व्यक्ति उस चीज के बारे में क्या सोचता है। एक बच्चा हर रोज चोर बनेगा, एक बच्चा हर रोज पुलिस बनेगा, समझ में आ गया? वो उनकी विचारधारा को दिखाता है। समझ में आ गया आपको? बहुत छोटी एक हर बच्चा डॉक्टर बनता है, हर रोज हर एक बच्चा आपके सामने घर का काम करना ज्यादा पसंद कर रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें आपके सामने क्या करती हैं, और जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखते हैं। खेल खेल में नाटक करने से भाषा का विकास होता है। धीरे धीरे बच्चा आपके सामने क्या खेल खेल के माध्यम से क्या है, भाषा भी सीखता है अलग अलग, और सामाजिक झिझक भी दूर होती है, समाज की दूसरी चीजों को भी सीखने में उसको मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वो जटिल समस्याओं को सरल और मजेदार तरीके से समझाने का भी अवसर प्रदान होता है। बच्चा क्या करता है भाई, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी आसानी से सोल्व कर सकता है आपके सामने इस प्रकार की गतिविधियों को करके। अगले वाला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य कला विजुअल आर्ट का प्रयोग एक उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य कला का कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। दृश्य कला जैसे चित्रकला, मिट्टी का मॉडल बनाना, चार्ट तैयार करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सबसे आकर्षक व सुबोध प्रक्रिया है। क्या है? दर्शन कला। दर्शन कला क्या होती है भाई, आपके सामने देखकर जब आप चीजों को, आपने किसी चीज को देखा और देखकर किसी चीज का निर्माण किया, उसी को दृश्य कला के नाम से जाना जाता है। जैसे आप चित्रकला करते हो, कोई चित्र को देखा आपने या कल्पना की, उस हिसाब से आपने किसी एक चित्र को बनाया, वो चित्रकला होती है। कोई मिट्टी का मॉडल बनाया, कोई आपके सामने आपने क्या किया, कोई चार्ट को तैयार किया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आपके सामने क्या है, अगर आप बच्चों को इस प्रकार की चीजें कराते हो तो बच्चा क्रिया करते हुए आपके सामने बहुत अच्छे से सीखता है। कोई भी बच्चे को आप कहो कि जाए इस टॉपिक पे आपके सामने एक सुंदर सा चित्र बनाकर लाना, बच्चा खुश हो जाएगा, अच्छे से बनाकर लेकर आएगा। आप कहो कि मैं पूरा चैप्टर नहीं पूछूंगा, प्रश्न नहीं पूछूंगा, चित्र बनाकर लेकर आना, चित्र बनाकर लेना बच्चा ज्यादा पसंद करेगा। यह एक ऐसा शैक्षणिक उपकरण है जो शब्दों की तुलना में मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है। अगर आप शाब्दिक रूप से शब्दों के माध्यम से अगर किसी चीज को समझाते हो, और उसके बजाय अगर आप सीधी सीधी बात है, मुहूर्त शब्द का माध्यम से अगर की बजाय डिजिटल बोर्ड पर अगर 4 चित्र दिखा दे तो थे ज्यादा आराम समझ जाता। समझ में आ गई? तो यही है, चित्र आपके सामने कोई भी व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है उस पर अधिक प्रभाव डालने का
काम करते हैं और बच्चा उससे अधिक अच्छे से सीखता है। शिक्षण में इसका उपयोग कई प्रकार से होता है। आप पढ़ाई में जो आपके सामने चित्रकला का या आपके सामने मूर्ति कला होती है, सब चीजों का बहुत आपके सामने अलग कला है, दृश्य कला का आप अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हो। कठिन व मूर्त विषय जैसे विज्ञान के अंगों या भूगोल के मानचित्रों को आप किसके माध्यम से समझा सकते हो? भाई हार्ट का चित्र, अब हार्ट का डायग्राम, हार्ट की गतिविधियां बहुत मुश्किल होती है, किडनी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सारी की सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आप क्या करो, चित्र बना बनाकर बच्चों को अच्छे से समझाओ तो बच्चा क्या बहुत आराम से चीजों को समझ जाता है। भूगोल में आप बात करोगे कि यहाँ अमेरिका है, यहाँ सूडान है, यहाँ ये है, नहीं समझ पाएगा, चित्र पर दिखा दो, मानचित्र पे आसानी से समझ जाएगा। तो यही है, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, उसमें आपके सामने दृश्य कला का बहुत महत्व होता है। चित्र के माध्यम से बच्चों को आप अच्छे से चीजों को समझा सकते हो। यह दृश्य शिक्षार्थी विजुअल लर्नर को वरदान साबित करता है। कोई भी चित्र के माध्यम से किसी चीज को समझाना कोई भी विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका होता है समझाने का। दृश्य कला छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मंच देती है। क्या होती है? देखकर आप जब चीजों को सीखते हो, यही कोई भी बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। समझ में आ गया? आपने चित्र दिखा दिया और बच्चे को कहा कि आप इसके बारे में बताओ, क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, तो उसकी फीलिंग अब उसके ऊपर समझ में आती है, साथ के साथ वो रचनात्मक तरीके से भी सीखता है। जब छात्र स्वयं को मॉडल या चार्ट बनाता है तो वो करके सीखने के सिद्धांत का पालन करता है। कोई चित्र बनवा रहे हो, कोई मॉडल बना रहे हो, अब आपने कहा कि बिजली का निर्माण कैसे होता है, बल्ब कैसे जलता है, उसका आप मॉडल बनाकर लाओ, बच्चा बनाकर लाएगा तो 10 चीजें सीखेगा, उसको समझ में आएगा टेक्निकली कि कैसे बिजली बनती है। तो करके सीखने की कला में आती है सब चीजें। इससे ज्ञान का अधिक दिनों तक स्थायित्व रहता है और इसके अलावा सामूहिक कला भी वो सीखता है बच्चा। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ गए, नाटक पट कथा और लेखन की तरफ। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के नाटकों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा में कौन कौन से नाटकों का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नाटकों का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। मतलब अगर शिक्षा में बात करें तो अलग अलग प्रकार के नाटकों का अपन उपयोग कर सकते हैं ताकि अधिगम को और प्रभावी बना सके। मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसको और अच्छे से पढ़ाने के लिए आप अलग अलग प्रकार के नाटकों का उपयोग कर सकते हो। पहले वाला होता है भूमिका का निर्वहन करना, रोल प्ले करना। रोल प्ले क्या होता है? इसमें छात्र किसी विशेष चरित्र या स्थिति का अभिनय करते हैं। यह सहानुभूति और सामाजिक समझ को विकसित करने में सहायक होता है। मतलब आपने बच्चे को क्या कर दिया, आपने बच्चे को कहा कि गांधी जी बनो, और गांधी जी वाली आपके सामने उन्होंने क्या क्या किया था अपने जीवन में, आपने उसको नाटक करवाया, तो उसी को भूमिका निर्वहन के नाम से जाना जाता है। कोई भी बच्चे को आपको कोई सिचुएशन दे दी, उसके हिसाब से आपके सामने उसको कोई नाटक या गतिविधि करवा रहे हो, उसी को भूमिका निर्वहन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? मूक अभिनय है, इसमें बिना बोले केवल शारीरिक हाव भाव और संकेतों से बात की जाती है, उसको मूक अभिनय के नाम से जाना जाता है। कि बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, इशारों के माध्यम से गांधी जी के 3 मंदिर बन के दिखा रहा है, मूक अभिनय कर रहा है। समझ में आ गया? बिना बोले इशारों के माध्यम से चीजों को समझाया जाता है, उसी को मूक अभिनय या मूक नाटक के नाम से जाना जा सकता है। अगला है तत्कालिक अभिनय। इसमें बिना किसी पूर्व तैयारी या लिखित पटकथा के अचानक दी गई चीजों पर अभिनय करना होता है। क्या होता है? बच्चे को कोई तैयारी नहीं कराई जाती है और बच्चे को कह दिया कि जाओ एक फौजी बनकर दिखाओ और उसके ऊपर आपके सामने अभिनय करके दिखाओ। तो ये छोटे बच्चे से नहीं करवा सकते आप ना। बच्चा बड़ा हो गया, 11th-12th क्लास का बच्चा है, कॉलेज में है, या फिर ड्रामा स्कूल के अंदर कोई बच्चा नाटक की कला सीखने के लिए गया हुआ है, उस बच्चे से आप तत्कालिक अभिनय करवा सकते हो। जो बच्चा इस प्रकार के नाटक कर करके आपके सामने परिपूर्ण हो चुका है, वही बच्चा त्वरित बुद्धि से आपके सामने क्या कर सकता है? नाटक कर सकता है। अपना कर दे कोई कर देंगे, आप तो पढ़ाई नहीं कर, नाटक ही कर सका, बाकी अपने बस की बात आज। समझ में आ गया? अगले वाला है कठपुतली का नाटक करना। जब छोटे बच्चों के बहुत प्रभावित होता है, इसके माध्यम से कहानियां आसानी से सिखाई जाती है। देखे ना, कठपुतलियां नचाना चाह के दिखाया करी और वह कहानी सुनाया करी, जिसका माध्यम से बच्चा आसानी से चीज समझ के, क्यों बच्चा ने क्रिएटिव चीज ज्यादा समझ में है। तो कठपुतली नाटक भी करा सकते हो। नुक्कड़ नाटक सामाजिक जागरूकता फैलाने के माध्यम से सशक्त नाटक करते हैं। नुक्कड़ नाटक के तो टीवी में देखा होगा, नहीं वो बांदरा बांदरी को खेल दिखाया करता ना, वो भी नुक्कड़ नाटक के अंदर ही आवा है। इस प्रकार की चीजें आपके सामने किसमें आती हैं भाई? बच्चे को ये सब चीजों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो? पढ़ना सिखा सकते हो, अच्छे तरीके से आप चीजों को समझना सिखा सकते हो।
कक्षा 8 के लिए जल बचाओ सामाजिक मुद्दे पर लघु नाटक पटकथा किस प्रकार से लिखोगे? तो भाई या मैं कौन बताऊं था, कुछ तो थे भी, दिमाग लगाओ, टीचर बनाने चल रहा हूं। ये प्रश्न आप खुद से लिखना भाई, इस प्रकार की पटकथा कैसे लिखी जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या दर्श तैयार करने होते हैं। जैसे आर्यन अपने घर से आंगन में पाइप को खुला पानी फैला रहा है, खिलौने धो रहा है, समझो पूरी कहानी, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद समझो और खुद अपना दिमाग का उपयोग करना। इस प्रकार का नाटक आपको खुद लिखना है। ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद टीचर हो, थार अंदर की क्रिएटिविटी को नहीं, रचनात्मकता को नहीं पाकी के सिखा दोगा थे टाबरन, छोड़ दो पढ़ाई करना अगर नहीं है तो। यूनिट नंबर 4 है ललित कला सामग्री व प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति, अब ऐसे मत करना सर आप तो हमें शिक्षण करना सिखा रहे हो और आप हमें ऐसे कह रहे हो कि ना पढ़ना छोड़ दो। आया कह रहे हो कि मास्टर होते, कल जाके मास्टर बनोगा। समझ में आ गई, बालक थोड़ी होते कोई 10वीं 12वीं का या कोई कॉलेज का। समझ में आ गया, आप खुद टीचर हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। भारतीय कला में शिक्षा में रंगोली का क्या महत्व है? रंगोली भारतीय कला प्राचीनतम कलाओं में से एक है। मतलब भाई थे कदे भी होली दिवाली होगी या स्कूल को कोई प्रोग्राम होगा, कदे तो रंगोली मंडी होगी। समझ में आ गई। और पुराना वेद पढ़ो, प्राचीन आपके सामने चाहिए ते पुराण पढ़ो, सब में रंगोली को आपके सामने कठे ना कठे कोई ना कोई छोटो मोटा अंश देखने मिल जाए। उसका आजकल अलीबा रंगाली रंगोली नहीं होगी, वह फूल पत्ता से रंगोली बनाई होगी, लेकिन बहुत ही प्राचीन साहित्य रहे है, बहुत ही प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति में रंगोली को महत्व रहे है। जो उत्सव या मंगल का प्रतीक है। आपने कोई भी कोई बार त्योहार हुआ है तो बहुत ही उत्सव को माध्यम हुआ है यदि आपके सामने क्या करे जा रंगोली बनाई जाए। शिक्षा के क्षेत्र में रंगोली का उपयोग केवल सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरे शैक्षणिक निहितार्थ है। मतलब अगर आप जब बच्चे को शिक्षा दे रहे हो, आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हो, अधिगम करवा रहे हो बच्चे को, तब रंगोली सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती है, तब रंगोली बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब रंगोली बनाता है तब उसको कहीं ना कहीं चित्रों को बनाने का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिमिति को स्क्वायर बनाएगा, कभी आपके सामने कभी वर्ग बनाएगा, कभी आपके सामने त्रिभुजाकार बनाएगा, कभी आपके सामने उसके अंदर कोई फूल पत्ती बनाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको गणितीय ज्यामिति का आपके सामने ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। रंगोली बनाने की तकनीक में चावल का आटा, सूखे पत्ते, फूलों की पंखुड़ियां या बारूदा उपयोग किया जाता है। भाई आपके पास जैसी उपलब्धता हो वैसी चीजों का उपयोग करो। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, कोई चावल का आटा उपयोग करता है, कोई सूखा रंग, कोई फूलों की पंखुड़ी। आपके पास जो चीजें उनका उपयोग करके आप बना सकते हो। यह छात्रों को ज्यामिति और समरूपता को सिखाता है। भाई स्क्वायर बनाओगे, वर्ग बना रहे हो तो चौतरफा सही होना चाहिए, ट्रायंगल बना रहे हो, त्रिभुज बना रहे हो तो वो भी सही से बनाना चाहिए। बच्चों को ज्योतिमिति का या समरूपता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब भी एक सुंदर और बेहतरीन रंगोली बनकर आती है। गणितीय सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से सीखने में मदद करती है। और किस चीज में मददगार होती है कि गणित के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में व्यवहार में लाने पर क्या होती है, मदद करती है। रंगोली बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एकाग्रता और अंगुलियों की सूक्ष्म कला का पता होना जरूरी है। क्या होता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज किया, हाथ मार दियो और रंगोली बिगड़ी। समझ में आ गया। साथ के साथ आपको अपने हाथों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चलाना आना चाहिए। छात्रों की शारीरिक व मानसिक गतिविधि भी बढ़ती है, इसलिए क्या होता है, बच्चों को फिजिकल और मेंटली दोनों प्रकार की एक्टिविटी भी होती है। रंगों का चयन करना, सम्मिश्रण छात्रों को सौंदर्य बोधता व रंग बोधता का भी विकसित कराता है। कौन सा रंग कहां पर उपयोग करोगे ज्यादा सुंदर दिखेगा, कौन सी पर फूल बनानी है, कहां पत्ती बनानी है, कहां ट्रायंगल, कहां स्क्वायर, कहां आपके सामने माला पिरोनी है, आपको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। रंगों का बोध के बारे में ज्ञान होता है। साथ के साथ जब छात्र एक साथ रहकर साथ मिलकर जब रंगोली बनाते हैं तो सहयोग की भावना बढ़ती है, हमारी कला व संस्कृति भी आपके सामने उसका उपयोग भी बढ़ता है। समझ में आ गया। भाई आपका कॉलेज में एग्जाम होगा तो ज्यादा ना पढ़ाऊं, मैं इतना पढ़ा दूं, पेपर में थे तो कोई पेपर में प्रश्न आ जाए तो कर होगा थी। समझ में आ गया। अगले वाला प्रश्न है, 1 घंटे क्लास नहीं, आधी घंटे क्लास होगी। भाषण और रचनात्मकता के माध्यम से पोस्टर पेंटिंग की प्रासंगिकता के बारे में बताइए। पोस्टर पेंटिंग दृश्य संचार का एक सशक्त माध्यम है। क्या होता है, पोस्टर पेंटिंग है ना, आपके सामने पोस्टर लिखो बोलने भी थे, अच्छा देख सको ना, तो दृश्य संचार है। पोस्टर क्या पे बनाए गए, चाहे आपके सामने कोई कंपनी अपना प्रचार कर रही है, चाहे जल बचाओ पर आपके सामने पोस्टर है, चाहे तंबाकू निषेध पर
पोस्टर है, लेकिन उसके माध्यम से क्या आपको कोई ना कोई संदेश दिया जाता है, जिसे मौन भाषण भी कहा जाता है। क्या होता है, आप अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे दिखा सकते हो, मौन तरीके से दिखा सकते हो। यह कला का आपके सामने सबसे सुंदर सम्मिश्रण होता है। क्या होता है, कला और जो संदेश होता है उसका सबसे अच्छा मिश्रण में से एक होता है। पोस्टर के माध्यम से एक छात्र अपनी बात को बिना कहे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकता है। क्या होता है, एक पोस्टर के माध्यम से एक छात्र अपनी बात को बिना किसी व्यक्ति से आपके सामने बहुत कुछ बातें नहीं कहे भी आपके सामने वाली व्यक्ति को बता सकता है। कभी लेटर लिखा होगा थे चित्र माइंड के, है ना, तो वही पोस्टर है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हुआ है। इससे क्या है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ खिंच जाओगे के माध्यम से। रचनात्मकता की दृष्टि से पोस्टर पेंटिंग छात्रों के विचारों को संक्षिप्त और प्रभावी नारों के माध्यम से दिखाया जा सकता है। उसमें कोई आपने एक आध कोई नारा ऐड कर दिया, कोई विचार लिख दिए, तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा आपके सामने धीरे धीरे और चीजों को अच्छे से सीख पाता है। यह छात्रों को सामाजिक मुद्दे जैसे पर्यावरण, स्वच्छता व बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, यह बच्चों को समाज से जुड़े हुए जैसे मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण को बचाना, स्वच्छता, बेटी पढ़ाओ जैसे जो मुद्दे होते हैं उनको सोचने पर मजबूर करता है। जब बच्चा पेंटिंग बनाएगा तो वो खुद सोचेगा, खुद स्लोगन लिखेगा, खुद थोड़ी रिसर्च करेगा, तो आपके सामने क्या होता है, वो इन सब चीजों को गहराई से सोचता है। जब छात्र पोस्टर बनाते हैं तो वो रंगों को, शब्दों को और रेखाओं का संतुलन बनाना सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं भाई, रंग का, कौन से रंग का कहां उपयोग करना है, कौन सी रेखा का कहां पर उपयोग करना है, साथ के साथ अपनी कल्पना शक्ति भी उनकी मजबूत होती है। तो बच्चों, ये था जो आपका पेपर होने वाला अगला, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। अच्छे से मैंने बता दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।